हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 22 फ्रॉम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आप लोग देख रहे हैं। दिस 22nd टॉपिक इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। ठीक है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स। 31वें सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, कुछ एक सवाल हो सकता है पिछले सेशन में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो 31 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूशन में देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, टारगेट है कि हम लोग 60 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 60 तक आज पहुंचेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन है विटामिन B12 इज फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एंड इसका रीजन बोलता है कि B12 इज फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। ऑप्शन ए से बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, नेक्स्ट अगले पार्ट पर अगर हम लोग चलें तो ये बोलता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर जो है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सी ऑप्शन बोलता है ए सही है, आर फॉल्स है। लास्ट ऑप्शन बोलता है ए जो है वो फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। देखिए, आपको बोल रहा है इसके इसमें किसके बारे में, विटामिन B12 के बारे में। ठीक है, तो इट सेज कि विटामिन B12 इज फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, जबकि यहाँ पे रीजन ये बोल रहा है कि विटामिन B12 इज फाउंड इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन फूड्स जो है उसमें फाउंड होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ए जो है आपका वो गलत दिया हुआ है यहाँ पर, ए इज रॉन्ग, लेकिन रीजन जो दिया वो सही है। ठीक है, सो दिस आर इज करेक्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इट सेज वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज। वाटर सॉल्यूबल इसमें से कौन सा विटामिन होता है? अरे वही जो अभी जब समर सीजन आएगा तो बहुत ज़्यादा जिसको यूज़ करने बोला जाता है, जो इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है इट इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ऑप्शन में क्या क्या था, विटामिन ए, सी, डी और ई। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ये करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, विटामिन को दो क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉल्युबिलिटी के दो क्लास में। ठीक है, चलिए विटामिन के दो क्लासेस कौन कौन से दो क्लासेस होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्लासेस ऑफ विटामिन में एक होता है हमारे पास फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल याद रखने का तरीका क्या है, KEDA केड़ा हाल चाल ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि भाई, तो उसमें से जो केड़ा है उसको उठा लीजिए। KEDA, विटामिन K, E, D और A ये सब आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में। बाकी जो हो गए वो सब वाटर सॉल्युबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, विटामिन सी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, बी कॉम्प्लेक्स यानी कि जैसे B6 वगैरह हो गया, इस ये सब जो है B6, B12, फोलेट, ये सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। समझ गए आप? याद रखने का तरीका, फैट सोल्यूबल को याद कर लीजिए, जो बच गए वो अपने आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे दूसरे वाले में। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था भाई? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हम लोग। 33rd क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? ऑयल्स जो होते हैं नॉर्मली वो सोर्स होते हैं, बट यहाँ तो सभी ऑयल है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म जो ऑयल है ये विटामिन ई का बहुत अच्छा एक बढ़िया सोर्स जो है वो रहता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। ये विटामिन ई का जो है इट वर्क्स एज एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये वर्क करता है, तो स्किन क्लियरिंग वगैरह के लिए भी इसको हम लोग वो करते हैं। ठीक है,
तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आपकी स्किन वगैरह के अपर लेयर के ऊपर होता है नॉर्मली जब आप धूप में निकलते हैं या ऐसी कंडीशंस डस्ट वगैरह की कंडीशन में जाते हैं तो आपको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए। तो उसके लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। इसमें से कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है। देखिए ये वो विटामिन है जो बेसिकली आपके हार्मोन से जिसका कनेक्शन होता है, इसीलिए जिसके लिए आपको बोला जाता है कि भाई सूर्य की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, है ना। ये हार्मोन रिलीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन है सोच के बताइए। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। आप बोलेंगे सर KEDA, मैंने बताया था आपको फैट सॉल्युबल कौन कौन सा होता है, KEDA। इसमें से A दिया है क्वेश्चन में, D दिया है क्वेश्चन में, K और E नहीं, ये दोनों वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में आ गया। ठीक, अब A और D में से कौन सा होगा, दोनों फैट सॉल्युबल है। इसका राइट आंसर जो है दैट इज विटामिन D। सूर्य की रोशनी में बैठने को बोला जाता है आप लोगों को, है ना। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, लोग बोलते हैं सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। ठीक है, सनशाइन विटामिन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन है ये क्या करता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। इसका विटामिन डी नॉर्मली क्या होता है, एक हार्मोन होता है। एक विटामिन की तुलना में इसको एक हार्मोन कंसिडर करना ज़्यादा सही रहेगा। इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है टू एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम द गट इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, फैट एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग खास तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेजर जो सोर्स है वो सनलाइट है। और हार्मोन्स जो होते हैं, खास तौर पे ये बोला जाता है कि अगर आप एक लंबे समय तक सनलाइट में नहीं बैठते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं देखते हैं, तो इन दैट केस आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हार्मोन। इसी को हार्मोन भी कंसिडर करते हैं। ठीक, तो एंग्जाइटी वगैरह होने का खतरा बढ़ जाता है अगर विटामिन डी की आपको कमी होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन बोलता है विच विटामिन इज फाउंड इन पपाया। पपाया खाते हैं आप, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। एक तो पपाया मशहूर है आयरन के लिए कि ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है इसमें, और क्या होता है। देखो पपाया में विटामिन ए भी होता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, ए जो होता है विटामिन ए भी रहेगा, B1 B2, तो बी का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो भी रहेगा। ठीक है, बट इसमें मेजरली कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें मेजरली विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। होने को तो ए भी होता है इसके अंदर, बी का भी कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है, बट ज़्यादा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मोर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए ऑप्शन जो था वो भी गलत नहीं था, वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी में इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो स्टोर नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, विच एवर इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो नहीं स्टोर होता है बॉडी में। ठीक है, तो बस वही करना है आपको, इसके अंदर से वाटर सॉल्युबल विटामिन ढूंढ के निकालिए। वाटर सॉल्युबल मैंने आपको बताया था कौन कौन सा होता है भाई। फैट सॉल्युबल कौन सा होता है, फैट वाला एक याद रखने बोला था ना मैं आपको, KEDA। ठीक है, केड़ा विटामिन, KEDA। तो विटामिन के हटा दो, डी हटा दो, ए हटा दो। ठीक, अब जो रह गया वो सब वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल ही आपका राइट आंसर होगा। तो एक तो सी है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ए जो है वो तो फैट सॉल्युबल है, तो इसको तो हटाओ। डी ये भी फैट सॉल्युबल है, ई ये भी फैट सॉल्युबल है, तो मिल गया आपको आपका राइट आंसर। तो दिस मस्ट बी योर करेक्ट आंसर कि विटामिन सी जो है बीइंग अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन या स्वेटिंग के थ्रू ये बाहर आ जाता है बॉडी से। ठीक है, तो इसका फंडा याद रखेंगे आप। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं बॉडी से, बॉडी उनको बाहर करती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। अच्छा, एसेसरी डाइटरी फैक्टर किसको बोलते हैं इसमें से? विटामिन को बोलते हैं। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन की कैटेगरी, विटामिन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स कोई भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको एक फिक्स अमाउंट में, एक नेसेसरी अमाउंट में उनको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, कोई भी नॉर्मली क्या होता है कि विटामिन को ना नेचुरली ऑर्गेनिज्म खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको फूड चाहिए होता है, एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होता है जिसके माध्यम से ये लोग विटामिन को प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि ह्यूमन बींग का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो ह्यूमन बींग खुद से विटामिन नहीं बना सकता है, वो डिपेंड उसको करना ही पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर। ठीक है, और अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर बना भी सकते हैं तो वो उतने इनफ अमाउंट में नहीं बना सकते हैं जिनसे उनकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। तो उसके लिए हमको डिपेंड करना पड़ता है फल, सब्जियों, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो साइंस एंड हेल्थ केयर का जो वो चल रहा है अभी, जिसके क्वेश्चन अभी आप लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे इसी के साथ हम लोग पहुंच गए। विटामिन सी फैसिलिटेट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एलिमेंट? किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, देखिए विटामिन सी क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया, विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। आप सभी अब अवेयर होंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप सब ने कोविड का समय पार किया हुआ है। तो एटलीस्ट इस आने वाले 10 साल के अंदर जो बच्चे जो पढ़ेंगे उन सबको तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि भाई कोविड का जो ड्यूरेशन आपने देखा हुआ है ना। उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनको हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा कि एक ज़माने में कभी कोविड हुआ था, तब इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एलिमेंट? आयरन एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन करता है। विटामिन सी जो होता है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम लोगों को विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आयरन क्या करता है? आयरन जो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है ना, उसको प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, तो आयरन जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन को रेगुलेट करके विटामिन सी क्या करता है? बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? आरबीसी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब विटामिन सी जो है regulates the growth of RBC by using the iron। ठीक है, by regulating the iron metabolism, ऐसा आप बोल सकते हो, by regulating iron metabolism। ठीक है, समझ जाएंगे इससे हम लोग। चलिए ठीक है, इतना लिखने से हमको पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए कि इससे हो क्या रहा है और आंसर क्या आ रहा है अपना। ठीक है, तो दैट्स वाई आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 39। द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज? विटामिन सी का सबसे ज़्यादा अबंडेंट सोर्स इनमें से कौन सा है? आप सोचिए, जिस भी फल को खाने से आपको खट्टे टेस्ट का एहसास हो, सार टेस्ट का एहसास हो, वही विटामिन सी से अबंडेंट हो सकता है। पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, बीटरूट। गिवन ऑप्शन में से तो ऑरेंज ही सबसे ज़्यादा अबंडेंट फ्रूट है। ठीक है, ऑरेंज जो है इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत हाई रहता है। कितना? पर 100 ग्राम ऑरेंज हैज approximately 50 to 60 mg विटामिन सी। समझने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना रहता है। पोटैटो में 17 mg के आसपास रहता है, बीटरूट में 8.8 mg और शुगर केन में लगभग 10 mg, मतलब 20 के नीचे ही रहता है बाकी सब में। गिवन ऑप्शंस में से ऑरेंज ही एक ऐसा है जिसमें 50 से 60 mg के रेंज में
विटामिन सी अवेलेबल रहता है अगर एक 100 ग्राम के ऑरेंज का कंटेंट को अगर आप कंपेयर करो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अगला सवाल बोलता है थियामाइन इज, थियामाइन जो होता है ये क्या होता है, किस चीज़ को हम लोग थियामाइन बोलते हैं। ठीक है, थियामाइन क्या होता है भाई, सोचिए भाई। विटामिन B1 जो होता है ना, इसी को हम लोग थियामाइन बोलते हैं। किसको? विटामिन B1 को। किस चीज़ के लिए काम आता है ये? बेरी बेरी जो डिजीज होती है उससे बचाने के लिए इसकी जरूरत। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो विटामिन B1 इज द राइट आंसर। जो बेरी बेरी डिजीज होता है उससे इस विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes बेरी बेरी डिजीज। ठीक, चलिए इसको ऐड कर देते हैं आपके नोट्स में और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच गए हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज अ एंटीडोट टू एंटी कोएगुलेंट पॉइजन्स। ठीक है, इट्स फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज अ एंटीडोट टू एंटी कोएगुलेंट पॉइजन्स। ठीक है, फाइलोक्विनोन नाम आपने सुना होगा, हिंट तो मैंने बता ही दिया, उसी का दूसरा नाम है, बस दूसरा विटामिन जो है मतलब उसका नाम जो है वो देख लीजिए कि क्या होता है। फाइलोक्विनोन वर्ड हम लोग या ये नाम हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटीडोट फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये कौन सा विटामिन होता है? इट इज विटामिन के। इसी को यूज करते हैं एंटीडोट। एंटीडोट पूछा ना, एंटीडोट के तौर पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन के इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज कर लीजिए किसी को वो हो गया है क्या, थ्रोम्बोसिस हो गया है, तो उस केस में आपको इस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस वगैरह के केस में इस विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कैल्सीफेरल इज, कैल्सीफेरल का एक कॉमन नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरल एक्चुअल में केमिकल नेम होता है किसका? इसी विटामिन डी का। विटामिन डी का ही क्या है, ये केमिकल नेम है। कैल्सीफेरल। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन डी क्या है एक्चुअली, तो ये एक हार्मोन ही होता है। ठीक है, विटामिन से ज़्यादा ये एक हार्मोन की टेंडेंसीज रखता है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द गट इनटू ब्लड स्ट्रीम, और सिंथेसाइज्ड होता है ये ह्यूमन बॉडी में किसकी वजह से? जब सनलाइट को हम एब्जॉर्ब करते हैं उस कंडीशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। With which vitamin does the blood clot accumulation in the human body occur? Blood clot accumulation जो है ह्यूमन बॉडी में किस विटामिन की वजह से ऑकर होता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तब ऑकर होगा जब कोई फैट सोल्यूबल विटामिन जो होगा वो होगा हमारे पास। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन किसकी वजह से? फैट सोल्यूबल विटामिन कैन कॉज accumulation of blood clot। ठीक है, तो अब फिर से वही फंडा यूज करिए, शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब केडा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। अब देखो इसमें से डी और ई भी दिया है, के भी दिया है, सी जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बोन के डेंसिटी, उसके मेटाबॉलिज्म ओवरऑल हमारे बॉडी के, और ब्लड कैल्शियम लेवल, इन सबको रेगुलेट करने का काम विटामिन के जो है वो करता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है विटामिन के।
दिस इज द करेक्ट आंसर, जो ब्लड क्लॉट एक्यूमुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, किस में से मिलता है? जैसे आप ब्रोकली वगैरह यूज़ करते हो बॉइल्ड कंडीशन में, अगर उसको खाते हो, विटामिन के का गुड सोर्स है। ठीक है, ऐड कर देते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंच गए इसी के साथ हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस वाज असेस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स जो है वो कौन सी वायरस, इसका आंसर मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा। कॉक्सैकल वायरस, कॉक्सैकल वायरस, ठीक है, आइची वायरस, वायरोला, वेरियोला सॉरी, वेरियोला वायरस जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वेरियोला वायरस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन कोरोना वायरस इज, ये तो अब सुने होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे उस समय, काफ़ी सारा रिसर्च और ये सब चीज़ें पेपर में आती रहती थी उस समय कोविड के ड्यूरेशन में। बोलता है जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है कोरोना वायरस में वो क्या है? वो एक तरीके का राइबो न्यूक्लिक एसिड है। वो क्या है? वो एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो ठीक है, इसका जो मेजर होता है 120 mm का मेजर रहता है। इसके वायरस का जो मेजर रहता है लगभग 120 mm का जो डायामीटर रहता है उसके मेजर पर ये रहता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स रहते हैं इसमें। वही जो आप ऐसा वाला जो शेप देखते थे ना इसका, इस तरीके का ऐसा कुछ, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता था जो वायरस का शेप, ये उसी की वजह से था। ठीक है, चलिए मैं ऐड कर देता हूँ इसको। सो राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रानीखेत डिजीज? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रानीखेत डिजीज? कौन सा इसमें अफेक्ट होता है? सबसे पहला ऑप्शन है फाउल, दूसरा है काउ, थर्ड है शीप एंड लास्ट इज हॉर्स। जल्दी सभी लोग इसका आंसर बताइए। नाम से आप समझ गए होंगे, रानीखेत डिजीज बोल रहा है तो मतलब ये उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया डिजीज था। फर्स्ट टाइम दुनिया, उत्तराखंड के रानीखेत जिले में ही इसको इस डिजीज को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और ये किसको अफेक्ट करता था? तो भाई आंसर है कि ये फाउल को अफेक्ट करता था। 1927 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, 1927 के ड्यूरेशन में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डेट, तो उसमें इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो रानीखेत डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर ही इसका नाम रखा गया है क्योंकि वहीं पर फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेपेटाइटिस इनमें से क्या है? ठीक है, हेपेटाइटिस के सीरीज में आप देखते होंगे हेपेटाइटिस बी बहुत पॉपुलरली सुनने में आता है, सी, डी, ई, ऐसे करके 4 बेसिक हेपेटाइटिस जो है इसके अंदर होते हैं। ठीक है भाई, हेपेटाइटिस ए भी होता है वैसे तो इसके जो वायरस होते हैं वो हेपेटाइटिस ए से शुरू होके ई तक होते हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें से बी के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज़ होता है ये। ठीक, और इसका जो बेसिकली ये किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? तो ये लीवर को अफेक्ट करता है इंसान के। अगर किसी को हेपेटाइटिस की समस्या हुई है तो समझिए कि उसके लीवर में वो डैमेज कर रहा होगा वो बीमारी जो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, या वायरल डिजीज है? तो हेपेटाइटिस एक तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया ना, वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल हो सकता है ये। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए वायरस, इसके वायरस क्या क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये इसके वायरस होते हैं जो इसके मेजर कारक होते हैं, रीजंस होते हैं जो।
और किसको अफेक्ट करता है ये? लिवर को अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय H1N1 वायरस? सब अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपने न्यूज़ देखा होगा ना तो आसानी से आप समझ लेंगे किसके बारे में बात हो रही है। H1N1, H1N1 वायरस किससे जुड़ा हुआ है भाई? रिसेंटली कोविड से पहले स्वाइन फ्लू जो बहुत बड़ा दिक्कत हुआ करता था, अभी भी चलता रहता है, अभी भी सुनने में आता है इसके बारे में। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस की कैटेगरी में आता है। बाकी जो लिखा हुआ है जैसे कि डेंगी लिखा हुआ है तो DENV इसका कोड रहता है, मतलब DENV वायरस जो है उसकी वजह से होता है। एड्स लिखा हुआ है वो HIV वायरस की वजह से होता है। बर्ड फ्लू जो हो गया वो H5N1 है। बर्ड फ्लू का मैं बता देता हूँ आपको, H5N1 कभी इसका पूछ लेगा तो कंफ्यूज मत होना, H1N1 अलग होता है, ये होता है H1N1। DENV इसको लिखो आप, DENV, और ये हो गया HIV। ये सब क्या मैंने लिखा है इसके, इनके वायरसेस हैं। ये बीमारी इस वायरस की वजह से होती है, ठीक है, वो चीज़ लिखा है हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी। इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड इन, दुनिया से स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन किस ईयर में डिक्लेयर किया गया था? ठीक है, तारीख बता देता हूँ, 8 मई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मई को डिक्लेयर किया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन साल कौन सा था? 8 मई तो चलो ठीक है, दैट इज राइट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मई को ही डिक्लेयर किया था। 8 मई कौन सा साल? 1980, 1980। ठीक है, सो दिस वन इज द राइट आंसर। चलो डन, बढ़िया। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी साथ साथ मतलब होता जा रहा है आप लोगों का इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी डायग्नोज्ड बाय एंटीजन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी डायग्नोज्ड बाय एंटीजन? देखो, एंटीजन से अगर नहीं डायग्नोज कर सकते तो मतलब एंटीबायोटिक से ठीक भी नहीं कर सकते उस डिजीज को, ऐसे याद रखिएगा, ये याद रखना इजी रहेगा। एंटीजन से अगर किसी को डायग्नोज नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते हैं, तो एंटीबायोटिक उस पर असर भी नहीं करेगी उस डिजीज पे। तो उससे उससे सोचिए कि कौन सा ऐसा डिजीज होता है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। सोचिए, टीबी पे एंटीबायोटिक का असर होता है, क्योर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टिटनेस और कॉलेरा जो होती है ना, ये टिटनेस हो गया, कॉलेरा हो गया, ये तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है ना। ये सब तो क्या है, ये सब तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो इनका भी हम लोग क्योर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी एंटीबॉडी से हम लोग मतलब एंटीबायोटिक्स से क्योर कर सकते हैं। तो ये भी एंटीबायोटिक से हो जाता है, ये भी एंटीबायोटिक से होता है, ये भी एंटीबायोटिक से होता है। लेकिन मीजिल्स जो होती है वो एंटीबायोटिक से नहीं क्योर होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, इट इज अ वायरल वायरल डिजीज है ये। समझ गया फंडामेंटल? जब आपको बोलेगा एंटीजन से डायग्नोज नहीं होता तो एंटीबायोटिक से ठीक भी नहीं होगा। एंटीजन टेस्ट करते हैं ना हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ गया, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज इफेक्टिव इन इंडिया? इंडिया में कौन सा टाइप इसमें से इफेक्टिव है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज इफेक्टिव इन इंडिया? HIV 1A, 1B, 1C, 1D। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इम्यून की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा बॉडी में। अच्छा, ठीक है भाई, तो ये इम्यून सिस्टम को ख़राब करता होगा, ये तो इसके नाम से ही आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मतलब कौन सा वायरस इंडिया में मेजर स्प्रेड का कारण बनता है? दैट इज HIV 1C। दिस इज द करेक्ट आंसर। HIV 1C जो है वो
हालांकि देखा जाए ना तो दुनिया में अगर मेजर स्प्रेड पूछोगे तो 1A का स्प्रेड ज़्यादा है, इसका स्प्रेड ज़्यादा है, मेजरली स्प्रेड। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मेजरली स्प्रेड इन वर्ल्ड लिख लो आप इसको, इंडिया में इसका स्प्रेड ज़्यादा है। तो दिस इज द राइट आंसर 1C। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 1A राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 1C को राइट आंसर समझा जाएगा। तो पेपर में इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन में ये चेक कर लीजिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है ना। निपा वायरस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ विलेज इन, निपा वायरस जो है इसको किस गांव के नाम पर रखा गया है? जो जो निपा नाम है वो किसी विलेज का नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ का विलेज है? ऐसा कुछ नाम है उस विलेज का, कैंपंग निपा विलेज। बीच में और भी एक ना कुछ था इसका, कैंपंग संगाई निपा, ऐसा कुछ नाम था इसका, मैं श्योर नहीं हूँ तो इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो कैंपंग कैंपंग संगाई नेपा विलेज जो है वो कहाँ का है? ये है मलेशिया का, मलेशियन विलेज है ये। 1998 में इस वायरस को डिस्कवर किया गया था इस विलेज से, ठीक है। किस में होता था ये नॉर्मली इंसानों में नहीं होता था निपा वायरस, ये पिग्स का वायरस है एक्चुअल में, ठीक है। किस में होता था ये? इनिशियली इन पिग्स, बाद में पिग से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया ये। सोचने वाली बात है भाई, है ना। तो हमको इसीलिए खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितने टाइप का वायरस को हम अवॉइड कर सकते हैं सही डाइट लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ गए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स बॉर्न विथ माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली। अच्छा, माइक्रोसेफेली के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे अगर, तो मैं बता दूं। इस केस में जो हेड होता है, हेड इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन बॉडी। अब जो बेबी रहेगा उसका हेड जो है वो उसकी बॉडी से छोटा होता रहेगा, काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्मॉल, हालांकि एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए ना, तो वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब उस कंडीशन मतलब इसका मेजर रीज़न ये रहता है कि भाई इसमें ब्रेन की एबनॉर्मलिटी वगैरह जो होती है वो सारा कुछ बच्चों में हो जाता है फिर। तो आपको बोलता है कि कौन से वायरस इन्फेक्शन की वजह से इन्फेंट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम आती है, रोटा, जीका, निपा या HSV2। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीका वायरस, जीका वायरस इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ये सब मैं एडिशनल पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम ऐसी क्वेश्चन है, कुछ और फॉर्म में पूछे या इसके दूसरे डिटेल के ऊपर बेस करके पूछे, तो आपको सारा डिटेल्स पता रहना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन का एक डिटेल ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पहुंच गए हम लोग। बोलता है आउट ऑफ एवरी 200 बेबीज बोर्न इन इंडिया डाइज ऑफ डायरिया कॉज्ड बाय, है ना, हर 200 बच्चों में से एक जो है उसकी डेथ हो जाती है इंडिया में बच्चे की डायरिया की वजह से, जो जिसका कि मेजर कारक क्या है? बैक्टीरिया, रोटा वायरस, अमीबा या फंगस। देखिए डायरिया हो रहा है, इसमें मेजर जो कॉज होता है वो होता है वायरस, वायरस इज द मेजर कॉज। तो वायरस वाला पार्ट इसके अंदर एक ही है, रोटा वायरस, ठीक है। तो इसकी जो वो रहती है, ये बेसिकली रोटा वायरस क्या है ना, ये एक RNA वायरस होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं ना, तो RNA वायरस की कैटेगरी में आता है। तो इसकी वजह से ही डायरिया का कॉज जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग? टैटूइंग से क्या ट्रांसफर हो सकता है? पहला ऑप्शन बोलता है चिकनगुनिया, नहीं। हेपेटाइटिस बी, हाँ टैटूइंग से हेपेटाइटिस बी तो हो सकता है ट्रांसफर। HIV एड्स, ये तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो जाता है टैटूइंग से, सेम नीडल्स का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उसमें। तो 2 और 3 दोनों सही है आपका, यानी ऑप्शन बी जो है इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अगला सवाल। H5N1 वायरस कॉजिंग पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड एज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था H5N1 मतलब बर्ड फ्लू, है ना। H5N1 किसके लिए कोड है? इट इज बर्ड फ्लू, ये ऑप्शन बी का कोड है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, बर्ड फ्लू की वैक्सीन भी नॉर्मली देखा जाए तो बनी नहीं है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए हम लोग। विच डिजीज इज लीस्ट कंटेजियस? इसमें से कौन सा डिजीज सबसे कम कंटेजियस है? लीस्ट कंटेजियस, है ना, कंटेजियस हो सकता है बट बिल्कुल कम। मम्प्स, मम्प्स भी ट्रांसफर हो सकता है, कॉलेरा ट्रांसफर हो सकता है, टीबी हो सकता है, जॉन्डिस, जॉन्डिस जो होता है लीवर को अफेक्ट कर देता है पूरी तरह से, लेकिन कंटेजियस नहीं होता है, मतलब वैसा कंटेजियस नहीं होता है। बाइल पिगमेंट्स की वजह से लिवर में अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी पर्सन जिसको जॉन्डिस, इसको हम लोग और हिंदी में जैसे देखें तो पीलिया भी बोला जाता है कई जगह पे, क्योंकि उसमें येलोइशनेस हो जाता है ना, आईज वगैरह जो होती है, नेल्स जो होते हैं वो सब येलो पड़ने लग जाते हैं पर्सन के, स्किन जो होती है वो येलोइश दिखने लग जाती है। ठीक है, तो ये कंटेजियस नहीं है, जॉन्डिस जो है इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज। ठीक है, 57th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 पे आगे बोलता है विच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर्स डिजीज? एल्जाइमर्स में होता क्या है कि इंसान भूलने लग जाता है चीज़ों को, है ना, उसको आपने मूवीज़ में देखा होगा, खास तौर पर हॉलीवुड की मूवीज़ में, उनके उनके देश में ये बीमारी ज़्यादा है अभी, क्योंकि हम भी उनको फॉलो करते हैं तो हमारे देश में भी अब चालू हो गया ये सब चीज़। हमारे देश में पहले उतनी ज़्यादा ये बीमारियां नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा एज के लोगों के साथ ये सब थोड़ा बहुत होता था, अब तो कम एज में भी ये सब होने लग गया है। पहले शुरुआत जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही इस चीज़ का होता था कि अल्जाइमर जो है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता था, उनके रहन सहन, खाने पीने की आदतें और इन सब की वजह से। लेकिन अब क्या है कि हम भी उनको फॉलो करते हैं, है ना, इंडिया को भी तो वेस्टर्न बनने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं इंडियंस भी, तो हमको भी चूंकि वैसे ही बनना है तो बीमारी भी उनके जैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अल्जाइमर्स में कि ब्रेन जो है उसका फंक्शन, भूलने की आदतें, चीज़ें धीरे फॉरगेट कर जाना, 10-15 मिनट पहले जो हुआ है उसी को भूल जाओगे, है ना। तो ये है, तो ये किसको अफेक्ट करता है? अल्जाइमर्स की बीमारी जो है वो ब्रेन को अफेक्ट करती है। बिल्कुल सही भाई, एकदम राइट, ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इस ये डिजीज़ नॉर्मली 60 से ऊपर के लोगों को होता है, कम एज के लोगों को भी हो सकता है, बट ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को ही ख़त्म करने लग जाता है ब्रेन के, तो ब्रेन कनेक्शन ही नहीं बना पाता है उस डेटा से दोबारा। जैसे क्या हुआ, आप जब जैसे सपोज कर लो, जैसे न्यूरॉन्स है, ठीक है, इसका कनेक्शन हुआ, जैसे ही आप किसी से बात किए, तो अब जैसे मैंने आपको ये कुछ बताया तो उसका एक कनेक्शन बना होगा आपके दिमाग में इस तरीके से, तो ये बीमारी क्या करेगी, इस कनेक्शन को तोड़ देगी। तो अब जब मैं वो डेटा आपसे पूछूंगा तो आपका कनेक्शन उस डेटा के साथ है ही नहीं, वो डेटा है दिमाग में, बट आपका ब्रेन जब उसको एक्सेस करने के लिए देखेगा तो कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे समझ लो आप। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो वो रिकॉल नहीं कर पाएगा उस चीज़ को वापस, तो भूल जाएगा। ठीक है, मतलब एक इजी वर्ड में, एक नॉन मेडिकल तरीके से, इंजीनियरिंग के तरीके से समझाऊं तो ऐसे बता सकता हूं मैं आपको ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंच गए हम लोग। सेरिब्रल पैल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन, सेरिब्रल पैल्सी जो होती है ब्रेन डिसऑर्डर किसमें फाइंड की जाती है? ये भी एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, सोच के बताइए जल्दी से। इस बीमारी में होता क्या है कि इसमें ना मसल्स का कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ छूट जाता है, मतलब दिमाग बोलेगा हाथ को ऐसे ऊपर लेकर के आना है, लेकिन वो सिग्नल उस हैंड तक पहुंचेगा नहीं, तो वो फंक्शन ही नहीं करेगा हैंड उस समय। नॉर्मली किस में होता है, ये बच्चों में होता है, इन्फेंट टाइप के जो बच्चे होते हैं, एकदम ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ बाय बर्थ ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द आई लेंस बिकम्स ओपेक देन द आई डिजीज इज कॉल्ड, आई लेंस ही पूरी तरह से ओपेक हो गया। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट,
जिसमें पार्शली दिखता है, और तीसरा हो गया ओपेक ही हो गया, पूरा लेंस ही ओपेक हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे, ग्लूकोमा बोलेंगे, या कैटरैक्ट्स बोलेंगे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैटरैक्ट्स। इसका आप देखे होंगे कई लोग ओल्ड एज में इसका इलाज भी करवाते हैं, ऑपरेशन भी करवाते हैं ये लोग। ठीक है, तो विजन इनका पूरी तरह से ब्लरी हो जाता है, लाइट जो होती है वो उसके थ्रू पास नहीं हो पाती है। तो जैसे जैसे सपोज कर लीजिए आपके चश्मे में पूरा भाप जम जाए, क्लाउड्स जम जाए पूरे, तो कैसा हो जाएगा? दिखेगा नहीं हमको बाहर, बस कुछ वैसे ही उनको भी दिखने लग जाता है। तो फिर उसका सर्जरी वगैरह जो है वो सब करवाते हैं लोग। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 अगली क्लास में लेते हैं, अब यहाँ पे इस क्लास को एंड कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, तो ये क्लास अब एंड होगी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 61 से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।